ठीक है, ब्रीफ रिकैप। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने कोर्स पॉलिसी डिस्कस की थी। ठीक है, रीडिंग क्लास को क्या होना है, और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी हमने बात की थी कि एल्गोरिथम, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों से सवाल है, बताएं एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या फर्क है। हाँ जी, वॉलंटियर्स। तो हाथ खड़ा करिए, कौन ठीक है, और प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप नहीं है। नहीं, आप अंदाजे से कह रहे हैं, तो मसला नहीं है। हाँ जी, कोई और? एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या फर्क है? हाँ जी, एल्गोरिथम क्या होता है? उन्होंने जो जवाब दिया, ठीक है, एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से क्या स्टेप फॉलो करते हुए आप अपने एंड गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। अब एज अपोज टू दैट प्रोग्राम क्या होती है? पहली यूनिट में आप एल्गोरिथम को कोर्स भी पढ़े होंगे और आप प्रोग्रामिंग की कोर्स भी पढ़ेंगे। तो फर्क क्या है? प्रोग्राम क्या है यार? गलत जवाब के नंबर नहीं कटेंगे। और बच्चे इंटरैक्टिव क्लास होगी, पार्टिसिपेशन होगी, तो कॉम्पिटिशन होगा। हाँ जी, प्रोग्राम और एल्गोरिथम भी वही चीज है। ऑलराइट क्लास, एल्गोरिथम बेसिकली होता है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, तो क्या स्टेप फॉलो करके आप सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब उसी चीज को आप अगर किसी लैंग्वेज में लिखें, किसी ऐसी जुबान में लिखें जो कि एक्चुअली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो प्रोग्राम यानी एल्गोरिथम जो है वो आप कागज पेंसिल से कर सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, वो एल्गोरिथम होता है। और जब हम उसे C++ में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे और फिर उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोनों चीजें वही है, काम वही हो रहा है। इट्स जस्ट के एक जो है आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एड्रेस हो रहा है, और जो प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, और प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग बेसिकली आपका वो सारा जो प्रोसेस है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसका आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस चीज को लिखेंगे, तो उस पूरे प्रोसेस को आप प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सटल सा डिफरेंस है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हमने जो बात की थी पिछली क्लास में, वो थी हमने 3 प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स की बात की। हमने कहा था कि जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें 3 स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो क्या है, याद है आपको? हाँ जी, फर्स्ट क्लास से ओके। हाँ जी यार, आपको याद है प्रोग्राम में क्या स्ट्रक्चर और क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? हमने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। हल्फिया कहती है फर्स्ट क्लास है आपको। खैर, ठीक है, हमने 3 प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स की बात की थी, सीक्वेंशियल, कंडीशनल और रेपिटेशन। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपने जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, आप कंप्यूटर को कोई बेसिक कमांड दे सकते हैं। ठीक है, आपने प्रिसाइज स्पेसिफिक कमांड देनी होती है, और साथ आपने एक ऑर्डर स्पेसिफाई करना होता है, यानी कंप्यूटर जो है
पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और ये सीक्वेंस में चलता है। यानी ये नहीं होगा कि थर्ड के बाद वो 55th लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करे, फिर वो 10वें पे आ जाए, उसके बाद वो 50वें पे आ जाए, ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, और इस ऑर्डर में, इस सीक्वेंस में वो वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करता है। ये बेसिकली सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, और हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे इस काम में वो सारी सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होगी। दूसरा जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वो था कंडीशनल। कंडीशनल का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर, आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो कंप्यूटर इन सम केसेस उसके पास एक कंडीशन आती है, और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोई और लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई और लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि लेट्स सपोज कंडीशन ये है कि किसी स्टूडेंट के कोर्स एंड पे टोटल मार्क्स कितने हैं। अगर टोटल मार्क्स 50 से कम है तो प्रोग्राम वो कोड एग्जीक्यूट करेगा जो कि स्क्रीन पर प्रिंट करता है कि स्टूडेंट फेल है। और अगर 50 या 50 से ज्यादा है तो फिर एक डिफरेंट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहा होगा कि स्टूडेंट ने कोर्स को क्लियर कर दिया। तो ये बेसिक कंडीशन का कॉन्सेप्ट है। सीक्वेंशियल में तो है कि वन बाय वन सारी चीजें हो रही है, कंडीशन में भी वन बाय वन, लाइन बाय लाइन ही जा रहे हैं, और इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन। या तो एक डिफरेंट पीस ऑफ कोड वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा, या कोई और पीस ऑफ कोड वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल का कॉन्सेप्ट है। और तीसरी जो चीज है वो रेपिटेशन है, कि आपने कोई एक काम करना है और वही एक काम आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी लेट्स सपोज मैंने कोड लिखा है कि इनके कितने मार्क्स हैं, अगर वो 50 या 50 से ज्यादा है तो कोर्स क्लियर है, 50 से कम है तो कोर्स फेल है। ठीक है, और यही कोड जो है, यही प्रोग्राम जो है, अब मैं रिपीट करूंगा अगले स्टूडेंट के लिए, फिर अगले के लिए, फिर अगले के लिए, और ये क्लास में तो 45 स्टूडेंट्स हैं, तो यही एक पीस ऑफ कोड 45 का एग्जाम होगा। तो ये रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी आप प्रोग्राम लिखेंगे ये तीन चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये आप समझ लें कि बिल्डिंग ब्लॉक है, ये आपकी फाउंडेशन सारी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आज हमने बेसिकली शुरू में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुई है, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ एग्जांपल टच करेंगे। उसके बाद हमने और एग्जांपल करने हैं इन तीन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बनाने के लिए। ऐसा हम आज C++ प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे जैसे पिछली सर क्लास आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ जी, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, ऑलराइट। तो पिछली क्लास में हमने एक रोबोट का एग्जांपल किया था, उसका मकसद क्या था? ठीक है, उस पूरे एक्सरसाइज का मकसद था कि आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए कि आप कंप्यूटर को कोई वेग कमांड नहीं दे सकते, आपने प्रिसाइजली बताना होता है कि क्या करना है। अगर पेन उठाना था किसी उस पेन तक आपने चल के जाना है तो आप रोबोट को ये नहीं कहते गो टुवर्ड्स द पेन, आप स्पेसिफाई करते हैं कि इतने डिग्री रोटेट करो। उसमें भी आप स्पेसिफाई करते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है कि काउंटर क्लॉकवाइज। पर जब आप पॉइंट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन में फिर आप उसे स्पेसिफाई करते हैं कि इतने स्टेप्स आगे जाओ, या तो एग्जैक्ट उसे बताते हैं इतने स्टेप्स आगे जाओ, या फिर रोबोट को बताते हैं कि एक स्टेप आगे जाओ, चेक करो कि कुर्सी के पास पहुंच गए कि नहीं, अगर नहीं तो फिर दोबारा रिपीट करो, एक स्टेप आगे जाओ, फिर दोबारा चेक करो। तो बेसिकली प्रिसाइजली आपको बताना होता है कि क्या करना है, कितनी दफा करना है। ठीक है, क्या कंडीशन चेक करनी है टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो आज हमने कुछ और एग्जांपल्स करने ये देखने के लिए कि बेसिकली आपका प्रोग्राम किस तरीके से स्पेसिफाई कर रहा होता है कि क्या स्टेप्स आपने लेने हैं। ठीक है, मैं फिर कह दूं कि अभी C++ में हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्रॉड लेवल पे इंग्लिश में या फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हुए ये बात करेंगे। ठीक है, और जो मंडे है, मंडे से हमने फिर डिटेल में जाना है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडे को शुरू करें।
और आखिरी चीज हम फ्लो चार्ट के एग्जांपल लेंगे। फ्लो चार्ट बेसिकली सिर्फ आपको एक विजुअलाइज कराने के लिए कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्या बेसिकली आपका प्रोग्राम काम है। ऐसा फ्लो चार्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये सिर्फ एक डायग्राम है जो कि आपको चीज क्रिएट करता है। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली आपकी जो ओरिजिनल मशीन थी, ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये आपका एबेकस है, ये आपकी गियर बेस्ड मशीन है। ये बेसिकली क्या करती थी, इनको इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटेशन करते थे, दो नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। और ये जो गियर बेस्ड मशीन है, ये 1600 से लेके 1800 वाला जो जमाना था तब ये इस्तेमाल होती थी, तब ये इजाद हुई थी। और जो एबेकस है, ये चाइनीज ने इजाद किया था और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एज ए 1000 से ज्यादा साल पहले के। ठीक है, और इन मशीन में तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो अर्ली डिवाइसेस थे वो सिर्फ एक खास किस्म की टास्क ही कर सकते थे। यानी हमने पिछले स्लाइड में जो एग्जांपल देखे हैं वो सिर्फ आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन करते थे। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि आपका अगर कोई मशीन बन रही है तो कोई भी इंसान उस मशीन को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसे हुक्म दे सके कि तुम ये करके दो। ठीक है, अब इस जुमले का क्या मतलब है? अब एक रोबोट है, उसे आपने बनाया है इसलिए कि वो बस गाड़ियां साफ कर सके। और यार पूछा ना पीछे चले। ठीक है, क्योंकि मैंने मास्क उतारा है। हाँ, तो रोबोट का अगर एग्जाम्पल है तो एक रोबोट है जो कि सिर्फ एक चीज ही कर सकता है, उसे गाड़ी के सामने रख दो, वो पानी मार के उसको बस साफ कर देते हैं। एज अपोज टू दैट एक रोबोट है जिसे आप स्पेसिफाई करते हैं, उसे आप प्रोग्राम करते हैं कि क्या करना है। गाड़ी साफ करनी है तो आपको गाड़ी साफ करके देगा, अगर आप कोई और प्रोग्राम रन करते हैं तो घास साफ करके दे देगा, कोई और करते हैं तो आपकी दीवारों को पेंट कर देगा। तो बेसिकली एक तरफ एक डिवाइस है जो कि सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, और एक तरफ डिवाइस है जिसे आप जो भी हुक्म देंगे, जो भी प्रोग्राम लिख के देंगे उसे, वो उसके मुताबिक वो टास्क कर देगा। यानी उस डिवाइस का काम बस ये है कि उसे आप हुक्म दें, स्टेप बाय स्टेप दें, प्रिसाइज हुक्म दें, वो उसको फॉलो करके आपका जो भी है वो अचीव करके देगा। ठीक है, जो इनिशियल पुराने वाले कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे वो प्रोग्रामेबल नहीं थे, उसमें आपके पास नंबर डालने हैं, वो बस मैथमेटिक्स ही होती थी और कुछ। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये है कि आप लोगों के ख्याल में प्रोग्रामेबल मशीन जो है वो किस जमाने में आई होगी? यानी एक ऐसी मशीन जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं, और अगर कोई फर्क कोई और यूजर आपकी कोई फर्क प्रोग्राम करता है तो वो पूरा काम करेगी। ठीक है, खास सवाल ये है कि आपके ख्याल में प्रोग्रामेबल मशीन कब पहले आई थी? कोई ईयर बताएं तो अंदाजा। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, 1980s। ठीक है, इन्होंने 1980 का है। चले, कोई और अंदाजा क्या है? कौन? 80s से लेके 90s तक की दिहाई कवर हो गई है। कोई और दिहाई की बात है? हाँ जी, क्या इस अंदाजा लगाने? हाँ जी, अच्छा 2000 में तो प्रोग्रामिंग बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। ठीक है, और आपका लिख देता है। हाँ जी, कौन बोले? 1880? 2020 में दुनिया ही खत्म हो गई प्रोग्रामिंग। आपने 1880 का है, कोई वैसे आपने दावा लगाया कि आपको कोई एग्जांपल याद है?
आप सॉरी बात करना होता है तो नहीं करते आप। ठीक है फिर ऑलराइट क्लास, ठीक है। यस, आपका नाम क्या है? सॉरी मारोश। हाँ जी, मारोश ने कहा कि 1880 में प्रोग्रामेबल मशीन आई थी पहली दफा, ठीक है। तो इसका जवाब है कि सबसे पहली जो मशीन थी वो 1774 में बनी थी, द राइटर ऑटोमेटॉन, ठीक है। तो आप जो है तकरीबन 100 साल जो है ना लेट है। और दूसरी जो मशीन थी वो 1805 में जोसेफ जाकार्ड लूम था, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप लोग जो आपने जो बात की थी कि 1980 में या 2000 में, तो आप लोग सोचते थे कंप्यूटर के एंगल से कि कंप्यूटर जो है वो आज से 200 साल पहले तो पता नहीं बिजली भी थी कि नहीं, कंप्यूटर कहाँ से आएंगे, ठीक है। आप लोग ये सोचते थे कि प्रोग्रामेबल डिवाइस सिर्फ कंप्यूटर ही होगा, कि आपकी मशीन है, स्विच ऑन किया, उसके अंदर से बिजली गुजरी है, फिर आपने इसे प्रोग्राम किया, ठीक है। ये लाजमी नहीं होता, आपका एक मैकेनिकल डिवाइस भी प्रोग्रामेबल हो सकता है, ठीक है। अब उसकी एक वीडियो देख, 2 वीडियो देख के बाद आप बिल्कुल हाई बहुत ही एडवांस लेवल तक पहुंच गया। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करूं कि प्रोग्रामेबल डिवाइसेस किस तरह के पॉसिबल थे और कब आए थे, ठीक है। तो क्लास एक वीडियो देख लें। पहले जाकार्ड लूम की वीडियो है। लूम बेसिकली होता है कि आपका वीविंग के लिए एक डिवाइस होता है कि आपने डिफरेंट धागों को मिला के आपने कालीन बनाने हैं या कपड़ा बनाना है, और उसके अंदर डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट पैटर्न होने चाहिए, ठीक है। तो शुरू में क्या होता था कि एक इंसान बैठा होता था, इंसान कोई धागों को उठाता था और उनके बीच में से दूसरा परोह देता था, ठीक है। और ये मैन्युअली करना जो है ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, करने वाले की सेहत भी खराब होती थी, ठीक है। और अगर उसे ईमानदारी से पैसे दिए जा रहे हैं तो पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सपेंसिव भी बहुत होगा, ठीक है। जब उसे ऑटोमेट किया गया तो उसमें क्या होता था कि एक ही पैटर्न होता था, धागे उठाए, उसमें एक और धागा प्रोया नीचे कर दिया, फिर अगले धागे उठाए, एक और प्रोया नीचे कर दिया। पर अगर एक मशीन बनी है तो वो सिर्फ एक डिजाइन के कपड़े ही, एक डिजाइन का पैटर्न ही बाहर निकालेगा, उससे वो हट के कुछ नहीं कर सकता था। तो ये जो जाकार्ड लूम था, इसमें बेसिकली आप प्रोग्राम कर सकते थे, यानी आप एक गत्ते के पीस पे डिजाइन करते थे कि क्या पैटर्न होना चाहिए कपड़ों का, और ये मशीन उस पैटर्न के मुताबिक जो है वो कपड़ा आपको निकाल देती थी, ठीक है। तो वीडियो एक साथ देखें, और ये ऑडियो नहीं है, माय अपॉलॉजीज, ये आप टेक्स्ट पढ़ लें इसका। ठीक है क्लास, ये एग्जांपल देने का मकसद क्या था कि आप लोगों को बताया है कि हर चीज के लिए आपको तो बिजली ही नहीं चाहिए, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में रहते हुए भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब ये वीडियो में बेसिकली हो क्या रहा था
कि आपका एक कार्डबोर्ड था जिसमें सुराख थे। अगर सुराख था तो उसका मतलब है कि वो चीज, वो जो बेसिक धागों के साथ एक चीज बंधी होती थी, स्टिक्स थी, वो अगर आप खींचेंगे तो धागा उठ जाएगा, पुश करेंगे तो धागा नीचे बैठ जाएगा, और अगर उठेगा तो दैट मीन कि उसके अंदर से आप किसी और धागे को परोया जा रहा है। ठीक है, तो सुराख का मतलब है कि वो नहीं खींचा जाएगा, और सुराख नहीं है तो दैट मीन्स कि वो बंद जगह है, वो उस चीज को पुश करेगी, वो उठ जाएगा और अंदर से धागा परोया जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल डिवाइस का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसे आप बार बार कोई फर्क किस्म की इनपुट दे सकें। इन दिस केस इनपुट क्या थी, आपका डिजाइन, जिस डिजाइन का आपने कपड़ा बनाना है, ठीक है, अब वो इनपुट चेंज भी हो सकती है। आप सुराख जो है उन सुराखों का ऑर्डर चेंज कर दें, उसका पैटर्न चेंज कर दें, तो आपकी जो वीविंग है उसका बिल्कुल डिजाइन फर्क हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये एक एग्जांपल था। अब मैं एक इससे ज्यादा इंट्रिकेट किस्म का एग्जांपल देता हूं। और वो जो हमने बात की थी 1774 में द राइटर जो था, ठीक है, वो बेसिकली आप समझ लें कि दुनिया का सबसे पहला रोबोट था। ठीक है, अब ये वीडियो देखते हैं और इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होगा कैम। कैम बेसिकली क्या होता है, आपने गियर देखा हुआ है? ठीक है, गियर क्या होता है, इस तरह की चीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर चीजें फंसती हैं और उस गियर को रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कैम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और ये बाय द वे बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट था। 1774 में इस बंदे ने एक ऐसी चीज याद कर दी जो कि यानी अकल दंग रह जाती है आपकी। One of the most remarkable realizations of CAM technology is a device in the shape of a small boy. It's perhaps the world's most astonishing surviving automaton. What's on this card is a piece of writing made by a 240-year-old machine. One of my favorite machines, one of the most magnificent automata of the 18th century. It's this boy, this writer. He was built in Switzerland by Pierre-Jacques-Droz, one of Switzerland's greatest clockmakers. And the aim was, I think, to mechanize reason and automate passions. Jacques-Droz was about 50 years old in the early 1770s. He designed and built this masterpiece. Inside the book are almost 6,000 parts. What's astonishing is that every one of these crafted components has been refined and miniaturized to fit completely inside the body of the boy himself. What Jacques-Droz did was to use the technologies of homeostasis, of miniaturization, to build really a true automaton. Inside the little writer was all his source of energy and all the machinery that drives him. He works on his own. Stack of cans. As these cans move, 3 can followers read their shaped edges and translate these into the movement of the boy's arm.
Together, the cams control every stroke of the quill pen and exactly how much pressure is applied to the paper, so as to achieve beautiful, elegant, and fluid writing. With this sublime machine, Jacques had reverse engineered the very act of writing. But the mechanical boy contained one perhaps even more astonishing feature. The wheel that controlled the cams was made up of letters that could be removed and then replaced and reordered. These allowed the writer, in principle, to make any word and any sentence. In other words, it allowed the writer to be programmed. This beautiful boy is thus a distant ancestor of the modern programmable computer. ऑलराइट, तो क्लास यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो था वो बेसिकली क्या था, वॉच मेकर था 1700 से 1770 में, ठीक है। उसने एक डॉल बनाई बेसिकली, और उस डॉल में मोशन क्या था कि वो हाथ हिला के एक तो कागज को मूव करता था और उस कागज के ऊपर दूसरे हाथ से वो लेटर लिखना होता था। खूबसूरती इस डिवाइस की ये थी कि ऐसे नहीं था कि बस शुरू में बनाते हुए जो बनाने वाला था उससे कह दिया कि ये जुमला तुमने लिखा, नहीं, आप 200 साल बाद भी आप उसमें जो गेट्स थे उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लेटर लिखना है, ठीक है। तो पोटेंशियली आप कोई भी जुमला लिखना चाहे इंग्लिश में आप इसके ऊपर लिख सकते थे, आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं और 200 साल बाद भी आप इसे प्रोग्राम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कंप्यूटर की हद तक ही नहीं होती। आपका कोई मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें बिजली का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उसे भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और आइडियली ये होना चाहिए कि कोई भी बंदा उसे प्रोग्राम करके कोई भी अपनी मर्जी की टास्क परफॉर्म करा सके। यानी इन दिस केस ये जो राइटर था, यहाँ पे टास्क क्या थी कि आपने कुछ लिखना है। प्रोग्रामेबल का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी यूजर चाहेगा वो डॉल उस चीज को लिख देगी, ठीक है। यानी फिक्स नहीं है कि बस ये एक जुमला लिखा जा सकता है। हाँ जी सर, इसको काम करने में एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल होती है या सोलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी? कोई मशीन है मैकेनिकल है। सर, आप कोई मशीन चला रहे हैं इलेक्ट्रिक चलती है जी सर। चलिए, आप लोगों ने घड़ी देखी है जो कि चाबी देके चलती है, उसमें बिजली नहीं होती। जब आप चाबी देते हैं तो एक मटेरियल होता है जो कि वाइंड हो जाता है, फिर वो अनवाइंड होता है, यानी बेसिकली स्ट्रेच हो गई होती है चीजें। वो जब ढीली होना शुरू होती है तो उसकी वजह से गियर हिलता है, उन गियर हिलने की वजह से आपका मोशन रिड्यूस होता है। तो बेसिकली वो चीज ये चाबी वाली आप समझने के लिए है। एनी क्वेश्चन क्लास? कोई इसके ऊपर फीडबैक? ऑलराइट, ठीक है। अब अगला एग्जांपल करते हैं। कागज पेंसिल निकाल लें, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन है वो भी इस शीट को कागज पेंसिल निकाल लें। एक लैंप है जो यानी बिजली का लैंप है, वो नहीं चलता, यानी उससे रोशनी नहीं निकलती। तो आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे सो दैट द लैंप जो है इवेंचुअली चल जाए, ठीक है। आप सादी उर्दू में या सादी इंग्लिश में लिखते हैं कि आपके घर पे एक लैंप है जो कि नहीं चल रहा, आप क्या करेंगे उसके सामने, ठीक है। पर उससे पहले एक सवाल है, मैंने जो आपको प्रॉब्लम दी है कि लैंप नहीं चल रहा, आपने उसे चलाना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगी, क्या स्टेप फॉलो होंगे?
इस पूरे का इनपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या है। यानी जब भी आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपका प्रोग्राम जो है उसे इनपुट क्या मिलेगी, यानी क्या चीजें उसे चाहिए रन करने के लिए, और आउटपुट क्या होगी, यानी जब रन करके फारिग हो जाएगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा उसका। ठीक है, तो इन दिस केस इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट क्या है सबसे पहले। हाँ जी, कोई सा भी एनर्जी सोर्स। नहीं, एनर्जी सोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं होती। यानी प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम है कि एक लैंप नहीं चल रहा। अच्छा, आउटपुट से बात करते हैं। आउटपुट क्या होनी चाहिए इस प्रोग्राम की। आउटपुट होगी लैंप चल जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट है। तो इनपुट क्या थी, एक ऐसा लैंप जो कि नहीं चल रहा। सही है, ये क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम की इनपुट है एक लैंप जो नहीं चल रहा, और जब आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आउटपुट क्या होगी, लैंप चल रहा होगा। ठीक है, अब आपने स्टेप्स लिखने के ना चलने से चलने तक का जो सफर है उसमें क्या क्या आपने करना है, थॉमस पेंसिल पे लिखें। हाँ जी, इस वजह से नहीं चल रहा। वो आपने सोचना है, आप प्रोग्राम में आप सोचेंगे क्यों नहीं चल रहा, और वो सारे रीजन को आपने अपने प्रोग्राम में डालना है। समझाइए। हाँ जी, पहला स्टेप आपके काम में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिटेक्ट करें, प्रॉब्लम डिटेक्ट करें। अच्छा, इन्होंने जवाब दिया प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे। इस जवाब में क्या मसला है। हाँ? See, आप जब प्रोग्राम की बात करते हैं ना तो आपने कंप्यूटर को स्पेसिफिक कमांड देनी होती है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम चेक करो, कौन सी प्रॉब्लम चेक करो, आप ये कमांड देते हैं। सर जब हम उसे कह रहे हैं जो सप्लाई आ रही है सारी तौर पे एक वायर लैंप को लगी हुई है, क्या वो पहले डैमेज तो नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या है, पहला स्टेप क्या है, चेक करो कि बिजली आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और आपने दो बातें की हैं, एक है कि तार डैमेज है, एक है कि पीछे बिजली आ रही है कि नहीं। तो दो फर्क चीज है। ठीक है, पहले चेक करें कि स्विच ऑन तो किया हुआ है कि स्विच ही पीछे से ऑफ है और बिजली आ रही है कि लोड शेडिंग हुई है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। लेट्स सपोज स्विच ऑन था, फिर हम डिटेक्ट करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे उसकी वायर के अंदर है या फिर वो जो ठीक है। अब ये इसे प्रिसाइसली क्या है, ये ना कि प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे, क्या है कि हम ये चेक करेंगे। इससे प्लस जब स्विच ऑन है तो जो वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो वायर में जो स्पार्किंग है या फिर कोई सर्किट जिसका शॉर्ट है हम उसको देखेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलें जी, एक और चीज है, काफी डिटेल में आते हैं। और क्या हो सकता है। देन उसके बाद
बल्ब खराब है, बटन अच्छा बटन खराब है, ठीक है। और तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप लोगों को समझ आ रही है कि क्या करना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे बिजली आ रही है कि नहीं, फिर आप वन बाय वन स्पेसिफाई करेंगे कि ये वाला मसला चेक करो, ये तो नहीं है, फिर ये वाला मसला चेक करो कि बल्ब ठीक है, बटन ठीक है, तार तो नहीं कटी हुई, ठीक है। ऑलराइट, तो इस चीज का अगर सोल्यूशन देखना है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन अगर देखें तो हम फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं उसे विजुअलाइज करने के लिए। फ्लो चार्ट क्या है, इनपुट आपकी क्या है कि लैम्प डजंट वर्क, लैम्प चल नहीं रहा आपका, अब इसका आपने आउटपुट निकालना है विच इज कि लैम्प चल रहा। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि लैम्प प्लग्ड इन है कि नहीं, कि पीछे जो स्विच है वो लगा भी हुआ है, वो पीछे से ऑफ तो नहीं किया हुआ। अगर वही ऑफ है तो आप उसे, अगर ऑफ है, अच्छा अगर लैम्प प्लग्ड इन नहीं है तो लैम्प को प्लग इन कर दो, ठीक है। और अगर लैम्प प्लग्ड इन है यानी बिजली पीछे से आ रही है तो फिर क्या मसला है, तो फिर अगले स्टेप पे आ जाओ कि बल्ब जो है, क्लास लिखा हुआ है बल्ब बर्नड आउट, ठीक है, ये आपको नजर नहीं आ रहा पर ये आप देख लेना कि अगला आप स्टेप चेक कर रहे हैं, बल्ब निकाल के देखें कि उसका जो फिलामेंट है वो जुड़ा हुआ है, वो तो नहीं सड़ गया। अगर वही टूट गया तो ऑब्वियसली में बल्ब रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर बल्ब बर्नड आउट है तो रिप्लेस बल्ब, यस नो कि बल्ब जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इन दैट केस आखिरी चीज क्या है, रिपेयर लैम्प। यानी आप लोग जो डिटेल में बात कर रहे थे ना कि तार चेक कर लो, आप कहते हैं कि बटन चेक कर लो, तो वो हमने एक कमांड दे दी कि जो पूरे का पूरा लैम्प जो उसे ठीक करने के लिए भेज दो, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आया आपको। बेसिकली जो मैं आपके दिमाग में डेवलप करना चाह रहा हूँ चीज वो ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि लैम्प ठीक कर लो, आप कहेंगे या लैम्प चेक कर लो, ऐसे नहीं है। आप कहेंगे पहले ये चीज चेक करो, अगर ये चीज मसला है तो फिर ये करो, अगर ये चीज ठीक है तो आगे आ जाओ। आगे क्या है, चेक करो कि बल्ब ठीक है, अगर बल्ब ठीक नहीं है उसे फिक्स कर दो, नया बल्ब डाल दो। अगर बल्ब भी ठीक है तो फिर अगले स्टेप पे आ जाओ, वो क्या है, लैम्प चेक करो। और वो लैम्प जो है वो फिर अगर बल्ब भी ठीक है, बिजली भी आ रही है, तो फिर ऑब्वियसली लैम्प का मसला है, आप अपने घर पे लैम्प को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर जो भी उसका इलेक्ट्रिशियन उसे आप कह देंगे लैम्प पकड़ो या ठीक करके मुझे दे दो। और ये हमने जो है ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं लिखा, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये एक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का काम है, ठीक है। उसे अगर आपने एक प्रोग्राम की शक्ल में करना है तो वो ये है। बाकी ये रेक्टेंगल और डायमंड शेप का क्या फर्क है, इनका क्या मतलब है, उस चीज को भी इग्नोर करना है। फॉर द टाइम बीइंग बस आप ये समझें कि ये सारी चीजें जो है ये कुछ करने को या कुछ चेक करने को कह रही है, फ्लो चार्ट, ठीक है। अगले एग्जांपल पे आ जाए। अच्छा, एनी क्वेश्चन क्लास? यानी यहां तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से जाते हुए आप बल्ब को, आप एक लैंप को कैसे ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक एग्जांपल है, ये एक फ्लो चार्ट है। ये जो टॉप वाला रेक्टेंगल है यहां से आप शुरू कर रहे हैं, यानी टेक आउट अ पेन एंड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ठीक है। कागज पेंसिल निकालें, ये जो भी इन्होंने किया है ये आपने करना है, चलें उसके बाद फिर बात करते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि लफ्ज टैली जो होता है, इनकेस किसी को नहीं पता टैली क्या होता है, तो टैली बेसिकली एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन होती है, यानी ये टैली मार्क है, ये एक और टैली मार्क है, ये एक और टैली मार्क है, ठीक है। जब थोड़ा आगे आके पढ़ के फिर पीछे चले जाए, क्योंकि ये मुझे इससे बेहतर क्वालिटी मिली नहीं थी, ये आई नो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। नजर नहीं आ रहा तो आप सामने आके इसे पढ़ लें और स्टैंड ओ अब ठीक है।
हाँ जी, जो ऑनलाइन है वो भी इस चीज को फॉलो करें और जो भी इधर कमांड है उन्हें अपने कागज पेंसिल के साथ करें। इसका आउटपुट फिर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है सामने आपके पढ़ रहे हैं, क्लास पीछे जो बैठे हुए हैं नजर नहीं आ रहा, तो आगे आके एटलीस्ट पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ दोस्त है, फिर उसे फॉलो करना चाहिए और आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फ्यूअर का मतलब होता है कि एक चीज से कम, फ्यूअर देन 5 टेलीज का मतलब है कि 5 से कम अगर लाइनें बनी हुई है। फ्यूअर देन 5 लेस देन 5 यानी 5 से कम। हाँ जी, अब तक हो जाना चाहिए। किसी का हुआ? पहला जो रेक्टेंगल है आपको क्या कह रहे हैं? टेक आउट द पेन एंड द ब्लैक शीट ऑफ पेपर। आप लोगों ने निकाल लिया? ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप नीचे आ गया। आर देयर फ्यूअर देन 5 टेलीज ऑन द पेपर? अपना कागज देखिए, उसमें 5 से कम लाइनें हैं। नहीं, आपका ब्लैंक है, अभी तो कोई भी लाइन नहीं होगी ना यार। क्लास जो प्रिंटेड लाइन है उसकी बात नहीं कर रहा। टैली का मतलब है आपने अपनी तरफ से जो लाइन डाली है, तो अभी तो आपने कोई भी लाइन नहीं डाली होगी, खाली होगा पेपर, ब्लैंक है। ठीक है, तो ट्रू है यानी वाकई कम है, 5 से कम टैली है। तो अगले स्टेप पे आ जाए, व्हिच इज ऐड अ टैली टू योर पेपर, यानी अपनी तरफ से एक छोटी सी लाइन डाल दें। उसके बाद क्या है? उसके बाद एरो वापस और डायमंड में जा रहे हैं कि दोबारा चेक करें, आर देयर फ्यूअर देन 5 टैलीज ऑन द पेपर? ट्रू के फॉल्स? ट्रू कि अभी आपके पेपर में सिर्फ एक ही टैली लाइन है, तो फिर एक और टैली डालते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? दोबारा आप डायमंड में जाएंगे और चेक करेंगे कि अब आपके पेपर पे कितनी टैलीज हैं। 2 है यानी 5 से कम है, तो दोबारा ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब 3 टैलीज होती है। उसके बाद दोबारा चेक करें, 5 से कम है, एक और टैली डाल दें 4। फिर दोबारा आप चेक करेंगे, अभी भी 5 से कम है, तो आप दोबारा एक टैली डालेंगे। फिर आप दोबारा चेक करेंगे, आर देयर फ्यूअर देन 5 टैलीज ऑन द पेपर? फॉल्स, क्योंकि अब आपके पेपर पे 5 मार्क्स आ गए हैं। तो क्योंकि फॉल्स है, तो अगला स्टेप फिर क्या होगा? पुट योर पेन डाउन ऑन योर पेपर, क्या आपका काम खत्म हो गया है, अब आपने कोई और लाइन नहीं डालनी। पिछली स्लाइड पे मकसद क्या था कि एक प्रॉब्लम दी हुई थी, उससे आपने फ्लो चार्ट बनाया, उससे आपने बनाया कि क्या क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए। इस स्लाइड पे हम क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं
और आपने उससे एग्जीक्यूट करके बताने कि एंड रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो इसकी इनपुट क्या थी प्रोग्राम की, और इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या थी? पहले इनपुट थी ब्लैंक पेपर, खाली कागज था और एक पेन था, ये इनपुट है। और इसकी आउटपुट क्या है कि जब आपका सब काम खत्म हो गया है तो आपके पास क्या है? आपके पास एक पेपर है जिसके ऊपर 5 टैली मार्क्स हैं बस। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने काम करने की डायरेक्शन चेंज किया है। पहले हमने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन डिजाइन करना था, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने आपको बस ये कहा कि सॉल्यूशन को फॉलो करके मुझे बताएं कि क्या होगा। अब प्रोग्रामिंग में आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम दी है तो कोड क्या लिखना है, और प्रोग्रामिंग में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोड जो दिया हुआ है वो आप दिमाग में से रन करके बताएं कि इसका आउटपुट क्या होगी। ठीक है, क्लियर है क्लास? अब जहां पे मैं एक और सवाल करूंगा आपसे, हमने 3 स्ट्रक्चर्स की बात की है, सीक्वेंशियल, कंडीशनल और रेपिटेशन। अब मुझे एक चीज बताएं कि ये जो पिछला स्लाइड है इस पे सीक्वेंशियल, कंडीशनल और रेपिटेशन में से कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? सीक्वेंशियल पे है, पहले सीक्वेंशियल हो रहा है। यस ऑब्वियसली, क्योंकि आप पहले लैम्प डजंट वर्क चेक करते हैं, उसके बाद आप चेक करते हैं कि प्लग्ड इन है कि नहीं। इफ यस तो फिर आप आगे जाके चेक करते हैं कि बल्ब है कि नहीं, बल्ब ठीक है कि नहीं। और बेसिकली आप एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, पहले ये स्टेप किया है, फिर अगला स्टेप किया, फिर अगला स्टेप किया। ओके, तो सीक्वेंशियल इसमें हो रहा है। कंडीशनल हो रहा है किधर? जहां पे भी यस और नो आ जाए इसका मतलब है कंडीशन है, कि कंडीशन का रिजल्ट अगर यस है तो आपने कुछ और रन करना है, नो है तो आपने कुछ और रन करना है। तो इस प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हैं। लैम्प प्लग्ड इन ये चेक करना कंडीशन थी, और बल्ब बर्नड आउट ये चेक करना ये भी कंडीशन थी। तीसरा सवाल, रेपिटेशन है इसमें? इस प्रोग्राम में कोई रेपिटेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ घर पे एक लैम्प है, उसके लिए आपने ये स्टेप फॉलो किए हैं और आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। रेपिटेशन अगर डालनी होती है तो आपके ख्याल में क्या हो सकती थी? इस प्रोग्राम में रेपिटेशन नहीं है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर हमने डालनी होती तो आपके ख्याल में प्रॉब्लम को किस तरह से चेंज करते तो रेपिटेशन की जरूरत पड़ती है आपको। फॉर एग्जांपल एक और लैम्प ले आते हैं, यदि आपके घर में 10 लैम्प पड़े हुए हैं तो आप सिर्फ एक को चेक कर रहे हैं तो वो सिर्फ सीक्वेंशियल और कंडीशनल है। और अगर आप पहले को चेक करते हैं और फिर वही सारा प्रोसेस आप रिपीट करते हैं दूसरे लैम्प के लिए, फिर वही सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं आप तीसरे लैम्प के लिए, तो ये बेसिकली रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर 10 लैम्प है तो वही पीस ऑफ कोड, वही कमांड, वही इंस्ट्रक्शन आप 10 दफा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रेपिटेशन होती, पर यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक लैम्प की बात की है। ओके, अब अगली स्लाइड पे आए तो यहाँ पे सीक्वेंशियल, कंडीशनल और रेपिटेशन में से कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ जी, सीक्वेंशियल का कॉन्सेप्ट कौन पे आ रहा है? ठीक है, एक मिनट, पहले इन्होंने सीक्वेंशियल की बात की कि आप पहले कागज लें, पेन लें, फिर अगले स्टेप पे आ जाए। अगला स्टेप क्या है? चेक करें कि पेपर के ऊपर कितनी लाइनें डली हुई है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप लाइन डाल रहे हैं, तो ये एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। अगला सवाल, कंडीशनल इसमें है? कोई और जवाब? हाँ ठीक है, कंडीशनल भी यहाँ पे है। कंडीशनल कहाँ पे है कि आप चेक कर रहे हैं कि कागज के ऊपर 5 लाइनें हैं कि 5 से कम है, ये कंडीशन है। अगर 5 से कम है तो फिर आप ऐड टैली और पेपर करेंगे। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आप पुट योर पेन डाउन ऑन योर पेपर कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कंडीशनल का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा स्ट्रक्चर रेपिटेशन, रेपिटेशन है इसमें, यस रेपिटेशन भी है कि पहले आपने चेक किया कि अगर 5 से कम है तो फिर एक नई लाइन डाल दो और फिर रिपीट दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस कितनी दफा रिपीट होगा, ठीक है 5 टाइम रिपीट होगा, क्योंकि ब्लैंक पेपर था तो जब तक 5 लाइनें नहीं डलती तब तक ये रिपीट होता रहेगा। पहले आइट्रेशन में पहली दफा एक लाइन डलेगी, अगली दफा एक और डलेगी, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा, फिर 5वीं दफा, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रेपिटेशन 5 दफा हो रही है। रेपिटेशन का कोड एक ही है, ये नहीं है कि आपको 5 दफा लिखना पड़ा है कि लाइन डालो, नहीं, लिखा आपने एक दफा ही है कि ऐड न्यू लाइन, और वो जो है वो उस बॉडी के अंदर है जो कि बार बार हो रही है। यानी रेपिटेशन का फायदा क्या होता है कि वही कमांड आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ती, आप बस एक दफा लिख देते हैं और फिर आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये कमांड कितनी दफा तुमने रन करनी है। इन दिस केस ये ऐड अ टैली टू योर पेपर की कमांड जो है, जो आपने कह दिया कि 5 दफा रन करना है, और वो 5 यहां से आ रहे हैं, और देयर फ्यूअर देन 5 टैलीज ऑन योर पेपर। ये चीज डिक्टेट कर रही है कितनी दफा रेपिटेशन होगी। और ये ट्रस्ट, ये पॉइंट क्लियर है। और इसकी हमने इनपुट आउटपुट की भी बात कर ली। इनपुट इसकी ब्लैंक पेन और पेपर और ब्लैंक पेपर और पेन था, और आउटपुट जो है पेपर था विद 5 टैली। अगला सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 5 अकर्स इन द फॉलोइंग सेट। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताएं जॉब अपने इंसानों वाले तरीके से कि इस सेट में कितने 5 आ रहे हैं। 2 किसने कहा, बस 3 दफा इसमें 5 एग्जिस्ट करता है, एक पहला पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और आखिरी पोजीशन पे। ठीक है, ओके। अब ये तो आप लोगों ने इंसानों की तरह काम करते हुए देखा, आंखों ने देखा, फौरन दिमाग में गिर लिया और डर गए। कंप्यूटर के केस में अब क्या होगा, आप कैसे क्या कमांड देंगे कि 1 बाय 1 ये चीजें करो ताकि हमें पता लग जाए कि टोटल काउंट क्या है। ठीक है, तो उससे पहले सवाल है कि व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हाँ जी, इसके इनपुट क्या है, हाँ जी इनपुट क्या है, नहीं इनपुट सिर्फ इनपुट क्या है, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इनपुट है। इतना ज्यादा मुश्किल चीजें ना सोचें, मैं मुश्किल सवाल नहीं कर रहा, मैं एक आसान सवाल कर रहा हूँ, उसका आसान जवाब है, वो इनपुट है। अगर वो हमें पता है तो फिर प्रोग्राम रन करने का फायदा क्या है। अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि 5 फाइल जो है 3 दफा एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर मैं प्रोग्राम क्यों रन करूंगा। पहली इनपुट है सेट, कि हमने किस चीज के अंदर ढूंढना है। आपका नाम क्या, असलाम। ठीक है, तो सबसे पहली इनपुट तो सेट हो गई कि वो नंबर जिसके अंदर आपने तलाश करना है। इसके अलावा भी कोई इनपुट है, याद रखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामेबल मशीन। प्रोग्रामेबल मशीन का मतलब है कि किसी भी सिनेरियो के लिए वर्क करना चाहिए। यानी मैं इसमें कोई ढूंढना चाहता हूं, मेरी मर्जी है, आप कुछ और ढूंढना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरी मर्जी के लिए चले और आप लोग इस्तेमाल करना चाहें तो ना चले। नहीं, जो भी इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहता है उसका काम हो जाना चाहिए। ये क्लियर है पॉइंट। तो सवाल ये कि यहां पे फिर और क्या इनपुट चाहिए आपको। हाँ जी यार, सिंपल सवाल है। इसको बेहतर तरीके से करें। आपको पंजाबी में भी कह दे, पठान में तो मशहूर में भी कह दे। क्लास देखें,
आपने कहा कि कितनी दफा फाइल अकर कर रहा है, ठीक है, ये भी इनपुट है। दूसरी इनपुट होगी कि कितनी दफा आपकी मर्जी का जो नंबर है वो अकर कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको सवाल दिया है कि 5 कितनी दफा अकर कर रहा है। आप में से कोई कह सकता था कि मैं चाहता हूं देखना कि इसमें 30 कितनी दफा अकर कर रहा है, समझ आई है। तो एक इनपुट तो डेटा पूरा सेट है जिसके अंदर हमने तलाश करना है, और दूसरी इनपुट है कौन सा नंबर जिसे आपने तलाश करना है। यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 का, आप कुछ और एग्जांपल दे सकते थे। आप कह सकते थे 11 ढूंढ के दो कितनी दफा, आप कह सकते थे 99 ढूंढ के दो, 99 एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप कह सकते हैं, आप क्या मुझे बताओ कि 99 के सेट में कितनी दफा एग्जिस्ट करता है, समझ आई है। तो अगर आपने सिर्फ ये जवाब दिया है कि इनपुट है ये डेटा, तो वो काफी नहीं है जवाब, क्योंकि वो फिर सिर्फ एक ही सिनेरियो के लिए प्रोग्राम रन करेगा, और वो ये है कि आप उसके बाद डेटा दीजिए और वो आपको बता देगा कि डेटा के अंदर 5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हम चाहते हैं कि डेटा भी दे दिया अपनी मर्जी का, और हम नंबर भी अपनी मर्जी का स्पेसिफाई करें कि कौन सा नंबर हमने ढूंढना है। तो ये 2 इनपुट्स हैं इसके। ठीक है, ऑलराइट। अब कागज पेंसिल निकाल के आप इसका स्टेप्स लिखें, जिसे फॉलो करते हुए आपको पता लग जाएगा कि प्रोग्राम में कितनी दफा फाइल एग्जिस्ट आ रहा है। और बाय द वे इसकी आउटपुट शायद हम बात करनी भूल गए थे। इसकी आउटपुट क्या होगी, काउंट, कि जो भी नंबर हम इस डेटा में ढूंढना चाह रहे हैं वो कितनी दफा एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो फाइनल काउंट है वो आपकी आउटपुट है। सही है, चलिए अब आपने स्टेप्स लिखने हैं इस पूरे काम को अचीव करने के लिए। किसी का फ्लो चार्ट बनाने का शौक है, बेशक बना लें। कोई सादा इंग्लिश में सादा उर्दू में लिखना चाहते हैं, बेशक लिखता है। यार जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी ये चीज अपने घर पे बैठ के काम में कागज पेंसिल के साथ, इसमें ही आपकी प्रैक्टिस होगी। यार लोग गलत डायरेक्शन में निकले हुए हैं, ठीक है। मुझे सिंपल सा एक जवाब दें, सिंपल सा जवाब, कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग बातें ना करें, कोई मुश्किल चीजों में ना जाए। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मिनट, कोई एक जवाब है। आप बोलना चाहेंगे, आप दोनों में से कोई भी जवाब पे कौन बोला था? हाँ जी, पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कितनी दफा ये कितनी दफा फाइल एग्जिस्ट करते हैं। वो तो अगर चेक कर सकते हैं आप एक ही बारी में, तो आपका तो काम ही खत्म हो गया ना। समझ आइए मेरी बात की, क्या आप कंप्यूटर को ये नहीं कह सकते कि सारी चीजों में देख दो फाइल कितनी दफा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो फिर काम ही खत्म हो गया। स्टेप बाय स्टेप ये जुमला अपने दिमाग में लिख दें, नक्श कर दें अच्छी तरह से। हाँ जी, कौन, आप कुछ कह रहे हैं? एक मिनट, इन्होंने क्या है कि सबसे पहले पहला डिजिट चेक करें, ठीक है। क्या चेक कर रहे हैं कि 5 है? अगर पहला डिजिट 5 है तो फिर क्या करेंगे आप कुछ साइड पे लिख देंगे काउंट का लफ्ज,
और काउंट में आप +1 डाल देंगे। आप सिंपल चीज रखें, लेट्स सपोज आप ना एक तस्बीह हाथ में पकड़ लें, ठीक है, तस्बीह आपने हाथ में पकड़ ली है, तस्बीह का पता है ना सबको, ठीक है। बाय द वे सारों को उर्दू आती है ना, बाहर का स्टूडेंट तो नहीं है ना, ठीक है, नहीं क्योंकि कुछ क्लास में ये भी मसले हुए कि टीचर ने उर्दू में लेक्चर दे दी, बाद में पता चला कि स्टूडेंट को उर्दू नहीं आती। खैर ठीक है, आपके एक हाथ में तस्बीह है, सबसे पहले आपने पहले डिजिट को चेक किए, पहले नंबर को चेक किए कि 5 है कि नहीं, अगर है तो क्या तस्बीह का दाना आगे कर दिया, और अगर नहीं है फिर क्या, अगर नहीं है फिर क्या करेंगे, देखिए नहीं है तो आप दाने को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, खत्म। अब अगला स्टेप क्या है, अब ये जो तस्बीह वाली मैंने बात की है, इस स्टेप को आपने दोबारा रिपीट करना है कि अब आप अगले पे जाएंगे नंबर पे, अगर वो 5 है तो दाना आगे कर दो, अगर 5 नहीं है तो कुछ ना करो, ठीक है, और ये चीज फिर आप दोबारा रिपीट करेंगे। अब जहां पे सवाल आते हैं कि कितनी बार रिपीट करेंगे, टिल लास्ट, कौन बोला, टिल लास्ट नंबर, तो फिर उसमें क्या हो रहा है, आपको एक नया चेक लाना पड़ रहा है। जब आप पहले नंबर पे आते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे 5 है कि नहीं, है तो दाना आगे कर दे, नहीं है तो रहने दें, फिर आप चेक करेंगे कि ये नंबर आखिरी है सेट का कि नहीं, अगर है तो तस्बीह में जितने भी दाने थे वो आप शो करते हैं, अगर नहीं है तो फिर ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेगा। ये पॉइंट समझ आइए क्लास मैं जब, और ये मैं बाइक में आपके साथ सादा जबान में बात कर रहा हूँ, और क्यों इतनी बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये जो इंग्लिश में उर्दू में आप गलतियां करें, यही चीज आप अपने प्रोग्रामिंग में गलती करेंगे, यानी आप सारे ये गलती करेंगे कि सेट के अंदर से आप जबरदस्ती कहेंगे कि 5 ही ढूंढना है, जबकि मैं आपको कहता हूं कि अपनी मर्जी का नंबर ढूंढना है। दूसरी गलती होगी कि कितनी बार रिपीट करना है, ये काफी लोग गलती कर रहे होंगे शुरू में प्रोग्रामिंग में, आपकी गलती मैंने भी की है। वो क्या गलती होती है कि पहला एलिमेंट चेक करेंगे जबरदस्ती में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा, पांचवा, रेपिटेशन ही आप करेंगे। अब पहला चेक करने के लिए एक लाइन लिखेंगे, दूसरा चेक करने के लिए एक और लाइन लिखेंगे, तीसरा चेक करने के लिए एक और लाइन, और जहां पे कितने 6 नंबर हैं तो आप 6 लाइनें लगा देंगे कि पहले नंबर को चेक करो 5 है, दूसरे को चेक करो 5 है, तीसरे को चेक करो 5 है, 6वें को चेक करो 5 है। अब अगर मैंने इनपुट का साइज बढ़ा दिया, अब आप क्या करेंगे, आपका प्रोग्राम तो सिर्फ 6 के लिए चलता था, मैंने आपको 7 नंबर दे दिए, आपका प्रोग्राम वहीं पे क्रैश कर जाएगा। ये पॉइंट समझ आया? इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपने अपने कंप्यूटर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, क्या बस कह दें कि मैं बस 6 नंबरों के लिए चलाऊंगा प्रोग्राम, 7वां आते 8वां आते तो किसी और से प्रोग्राम बनवा लें, मैं तो 6 ही चलाऊंगा, ऐसे नहीं होता। जब आप प्रोग्राम देखते हैं, जब आप कमांड देते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर सिनेरियो में आपका प्रोग्राम चले। अगर मैंने 6 के इनपुट दिए तब भी चले, इनपुट मैंने बढ़ा के 600 कर दिए, 6 लाख कर दिए तब भी चले, और नंबर 5 ढूंढना है तब भी चले, 5 की बजाय अगर 550 ढूंढना है तब भी आपका प्रोग्राम चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके दिमाग को ट्यून करने की बस बात होती है। जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की उन्हें पहले हफ्ते में शायद ये चीज ना हो, दूसरे हफ्ते में शायद ना हो, तीसरे हफ्ते तक हो जाना चाहिए कि आप दिमाग आपको सोचिए उस तरीके से। यानी घर पे आप कमरे में बैठ के अगर खाना भी खा रहे हैं तो तब भी आप सोच रहे हो कि क्या प्रोग्राम के तरीके से अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या होगा, कांटे में मटर डालो, मटर मुंह में डालो, चबाओ, कोई और मटर प्लेस में पड़ा हुआ प्लेट में पड़ा हुआ है, कांटा उस पर मारो, दोबारा मुंह में डालो। ये आपका दिमाग क्यों होना चाहिए कि हर चीज को आप प्रोग्राम के तरीके से सोच सकें, सही है। और बाय द वे एक मिनट, इसका मैं बस फ्लो चार्ट दिखा दूं जल्दी से। फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहले चेक करें कि नंबर 5 है,
यस काउंट को इंक्रीज कर दें, नो काउंट को इंक्रीज ना करें। फिर चेक करें कि नंबर आखिरी था कि नहीं। यस काउंट में जो भी पड़ा हुआ है वो शो कर दें, नो अगले नंबर पे जाएं और सारा प्रोसेस रिपीट करें कि चेक करें कि अब ये नंबर जो है ये 5 है। नो काउंट इंक्रीज ना करो, यस काउंट इंक्रीज कर दो। चेक करो कि नंबर लास्ट था, यस खत्म डिस्प्ले कर दो। नो अगले नंबर पे जाओ और ये प्रोसेस रिपीट करो। तो इस एग्जांपल में ये 6 दफा रिपीट होगा।